अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश क्रिटिसिज्म के एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्रिटिक मैथ्यू आर्नल्ड के साथ आपके सामने। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने मैथ्यू आर्नल्ड की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी थी और उनके जो वर्क्स थे उसको हमने ब्रीफली पढ़ा था। आज हम उनकी एक बड़ी ही फेमस बुक जिसका नाम है एसेज इन क्रिटिसिज्म, उसके पहले एसे के साथ और उसके एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने। एसेज इन क्रिटिसिज्म में एक इनका एसे है द स्टडी ऑफ पोइट्री, और उसका एक पहला हिस्सा, यानी अगर हम इसका एनालिसिस करें द स्टडी ऑफ पोइट्री का, तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका है थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन, एक इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें उन्होंने थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसकी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। तो अगर हम थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो उसमें मैथ्यू आर्नल्ड जो सबसे पहली बात करते हैं, जो कि बड़ी रिजेंबलिंग है, अगर आपको याद होगा फिलिप सिडनी में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि पोइट्री सुपीरियर टू फिलासफी इन हिस्ट्री, ये सिडनी का कहना था। यहाँ पर मैथ्यू आर्नल्ड कह रहे हैं कि पोइट्री सुपीरियर टू फिलासफी इन रिलीजन। यहाँ हरगिज़ ये नहीं मतलब कि पोइट्री को वो रिलीजन के साथ मिला रहे हैं या पोइट्री सुपीरियर है इन इट्स स्पिरिचुअलिटी और इन इट्स स्टेटस एज कम्पेयर टू रिलीजन, बल्कि वो कहते हैं कि आज अनकॉन्शियसली पोइट्री एक रिलीजन का दर्जा इख्तियार कर गई है। जैसे एक रिलीजन एक कोड ऑफ कंडक्ट देता है, एक स्पिरिचुअलिटी का मजमुआ है, इंसानी ज़िंदगी को गाइड करता है, अनकॉन्शियसली हम उसको फॉलो करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं। तो इसी तरह पोइट्री के अंदर वो तमाम मटीरियल मौजूद है जो रिलीजन के अंदर मौजूद है। यानी इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस अगर देखें तो आज पोइट्री जो है, यानी इन द एज ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड, इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। दूसरी अगर वो बात करते हैं फ़िलासफ़ी की, तो फ़िलासफ़ी इज़ जस्ट मियर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थियरीज़ हैं, और थियरीज़ का मजमुआ है जो आपकी फ़िलासफ़ी है। और इस फ़िलासफ़ी को में सिर्फ थियरीज़ होती है, इसमें प्रैक्टिकलिटी कम होती है, ह्यूमन इमोशंस की जगह जो है वो ज़रा कम होती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि पोइट्री जो है वो इस लिहाज से फ़िलासफ़ी से बहुत सुपीरियर है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो मैथ्यू आर्नल्ड ये कहते हैं कि पोइट्री जो है ये इट शुड बी क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अब क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ में उनका कहने का मतलब ये है कि जो रॉ मटेरियल है पोइट्री का, इसके थीम्स, उसके जो सिलेक्टेड इमोशंस और इसका जो जितने भी आपके इमोशंस और जितनी भी आपकी इंस्पिरेशन है, इट शुड कम ऑफ लाइफ, इट शुड कम आउट ऑफ लाइफ से आनी चाहिए। ज़िंदगी के इमोशंस जो हैं, पर्सनल फीलिंग्स आनी चाहिए, सोशल फीलिंग्स जो हैं वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर वो एक मिसाल देते हैं कि चार्लटनिज्म एक टर्म है और एक थियरी है जो कि कंफ्यूज करती है इन्फीरियर और सुपीरियर जो इंसानी इमोशंस हैं या जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं। जबकि वो ये कहते हैं कि जो हमारा पोइट्री है, इट शुड बी द सोर्स ऑफ लाइफ एंड लाइफ शुड बी द सोर्स ऑफ पोइट्री। तो पोइट्री जो है ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ होनी चाहिए, लाइफ को रिफ्लेक्ट करना चाहिए इसको। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट जो हम आगे लेके चलेंगे, दैट इज़ हिस्टोरिक एंड पर्सनल एस्टिमेट्स के हिस्ट्री में पोइट की क्या जगह मौजूद है। एक पोइट है वो लिखता है तो उसका हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ पिछला जो उसका ताल्लुक बनता है वो किस तरह से बनता है, हिस्ट्री में उसकी क्या स्टेटस है, लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, इससे पहले कैसे लैंग्वेज डेवलप हुई, इस पोइट का जो ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज है वो किस तरह से है, और हिस्ट्री में उसका जो स्टेटस है, या और फिर उसका जो एक आप कह लें कि मौजूदा पोइट्स में उसका क्या स्टेटस है। ये एक एस्पेक्ट शायरी का है। दूसरा उसके साथ वो एक दूसरा पॉइंट भी रेज करते हैं, दैट इज़ पर्सनल एस्टिमेट्स। पर्सनली हम पोइट को इस तरह से जज कर सकते हैं कि जो पोइट है वो किस तरह से अपनी लाइफ को, अपने इमोशंस को और ह्यूमन लाइफ के इमोशंस को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, एक्सप्रेस करता है अपनी शायरी के अंदर। सो हिस्टोरिकली स्पीकिंग और जो सब्जेक्टिवली कैसे शायरी को हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड ये दोनों चीज़ें दे आर जस्ट लाइक फैलेसीज, दे आर बेस्ड ऑन अनसाउंड बिलीफ। इन दोनों का ताल्लुक रियलिटी से नहीं है। जैसे वो मिसाल देते हैं कि जो फ्रेंच लोग हैं, जो फ्रेंच पोइट्स हैं या जो फ्रेंच रीडर्स ऑफ पोइट्री हैं, वो ज़्यादातर ये समझते हैं कि जो पोइट्री है वो आप कह लें कि हिस्ट्री या पर्सनल फीलिंग्स जो है उसका मजमुआ है। तो जो फ्रेंच हैं, फ्रेंच बहुत सारी जो पोइट्स हैं अपनी पोइट्री को जो फ्रेंच में लिखी गई उसको बहुत हाई रेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वर्क्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस एंड अदर रीजन्स।
नेक्स्ट पॉइंट मेंटल अलर्टनेस है। मेंटल अलर्टनेस में वो 2-3 टर्म्स की वजाहत करते हैं। सबसे पहली जो टर्म है दैट इज़ इनफैक्ट वो 2 टर्म्स को ना आपस में उसके दरमियान डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहली है रियल क्लासिक और दूसरी है ड्यूबियस क्लासिक। अब रियल क्लासिक क्या है? जैसे कि नाम से जाहिर है, रियल क्लासिक वो है जो रियल इंग्रेडिएंट्स या रियल जो पॉइंट्स हैं पोइट्री के, उसके ऊपर बेस्ड है। पोइट्री का स्टैंडर्ड क्या है, पोइट्री के इंग्रेडिएंट्स क्या है, पोइट्री की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज होनी चाहिए, थीम्स का ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, स्टाइल कैसा होना चाहिए, सेटिंग कैसे ली जाएगी। और अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड ये वो पोइट्री होती है जो हमें इंजॉयमेंट भी देती है, जो हमें इंस्ट्रक्ट करती है, जो हमें डिलाइट भी देती है, और ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें ड्यूबियस क्लासिक में, तो ड्यूबियस क्लासिक वो होती है जिसमें डाउट्स होते हैं, जिसमें चीज़ें छुपी हुई होती हैं, हिडन होती हैं। उसको स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है, उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। जब तक हम उसको स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे, हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे, तो हम उसको ठीक तरह से समझ नहीं सकेंगे। इसी पॉइंट को थोड़ा सा वो और आगे एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं कि जो एक हमारे यहाँ पोइट्री के एनालिसिस में फिलोलॉजिकल या हिस्टोरिकल अप्रोच है, इसको बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं अक्सर जो एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज है, चासर से पहले लैंग्वेज इंग्लिश किस तरह की थी, चासर के दौर की लैंग्वेज का डायलैक्ट कैसा है, स्पेंसर में कैसा है, रेनेसां एज के अगले जो पोइट्स हैं मिल्टन तक लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है और लैंग्वेज का यूजेज कैसा होता है। तो ये जो एक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, इसको बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज नहीं करना चाहिए। हिस्टोरिकल एस्टिमेट में जैसे मैंने पहले बताया, वो कहते हैं कि चैंसन डी रोला, ये फ्रेंच एक क्लासिक का हिस्सा है, इसको बहुत ज़्यादा हाई रेट करते हैं। अच्छा, जो फ्रेंच हैं, फ्रेंच के यहाँ एक आप कह लें कि इनके अंदर एक ख़ास सेंस ऑफ सुपीरियरिटी मौजूद है। वो इसलिए कि जब ये जो एज ऑफ रेनेसेंस स्टार्ट होती है, तो एज ऑफ रेनेसेंस की जो स्टार्ट का पीरियड है और उससे पहले उसके अंदर जब जो इंग्लैंड के अंदर जो पोइट्री लिखी गई, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश ईडियम का, इंग्लिश वोकेबलरी का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो उस इन्फ्लुएंस की वजह से फ्रेंच ये समझते हैं कि जो इंग्लिश पोइट्री है, इट इज़ ऑल्सो द आउटकम एंड रिजल्ट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ फ्रेंच पोइट्री। तो ये फ्रेंच पोइट्री से निकली और इसलिए वो फ्रेंच पोइट्री को बहुत ज़्यादा हाई रेट करते हैं और उसको हिस्टोरिकली ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड नेक्स्ट जो पॉइंट रेज करते हैं वो ये करते हैं और एक इनफैक्ट मेथड बताते हैं, एक वे ऑफ एनालिसिस बताते हैं शायरी का। वो ये है कि वो ही टेक्स सम ऑफ द लाइन्स फ्रॉम द लेजेंडरी होमर की एपिक से लेते हैं। होमर की लाइन्स जैसे वो हेलन के बारे में हैं, पेलियस के बारे में हैं, ज़ूस के बारे में हैं, एक्किलीज़ और प्राइम के बारे में हैं, जो उनकी लेजेंडरी ईडियम, जिस तरह का स्टाइल, एक हाई लॉफ्टी लैंग्वेज यूज़ की गई है, तो उसको वो नाम देते हैं टच स्टोन मेथड का। ये हम इंशाल्लाह बाद में डिटेल में भी देखेंगे कि टच स्टोन ये है कि हम उन लाइंस को, जो ग्रेट पोइट्स हैं, उनको हम आज के दौर के पोइट्स और आज के दौर के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक टच स्टोन का दर्जा देते हैं, ताकि हम उसको स्टैंडर्डाइज बना के जो दूसरी पोइट्री उसको हम एनालाइज कर सकें। इसके अलावा होमर के साथ साथ वो मिसाल देते हैं दांते की डिवाइन कॉमेडी, उसमें यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज और उनका जो ट्रीटमेंट है। आखिरी जो पॉइंट है ये आप यूँ समझ लें कि जैसे बारो किया गया हो अरिस्टोटल की पोइटिक्स से। जैसे कि अरिस्टोटल का ख्याल ये है कि जो शायरी है, जो पोइट्री है, इट इज़ इमिटेशन ऑफ सम सीरियस एक्शन, सम सीरियस थाट। इसलिए मैथ्यू आर्नल्ड का ख्याल ये है कि पोइट्री शुड बी बेस्ड ऑन सम हायर ट्रूथ और इट शुड हैव हाई सीरियसनेस। यही बातें अरिस्टोटल ने की कि जो आपकी जो लैंग्वेज होती है, जब आप पोइट्री लिखते हैं तो पोइट्री की लैंग्वेज, पोइट्री का थीम, पोइट्री की सेटिंग, उसके कैरेक्टर्स, जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन है, मीडियम ऑफ इमिटेशन, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन में आपके कैरेक्टर्स आ जाते हैं, मीडियम ऑफ इमिटेशन में आपकी लैंग्वेज आ जाती है। तो जो लैंग्वेज होती है इट शुड बी ऑफ ग्रैंड, आप कह लें कि स्टेटस होनी चाहिए, और वो जो लैंग्वेज होती है वो इतनी हाई लॉफ्टी हो ताकि आपकी सेटिंग और आपके कैरेक्टर्स को वो ठीक तरह से जस्टिफाई कर सके। सो लास्ट पॉइंट में मैटर और मैनर ऑफ पोइट्री को डिस्कस करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड। ये था जी पहला हिस्सा द स्टडी ऑफ पोइट्री का। इंशाल्लाह आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियो with the second part of the study of poetry. Thanks for watching.